Okay, so in today's lecture, we will study other things related to the Companies Act 1956, that is Memorandum of Association and Article of Association. ठीक है, these two are the most important document which are prepared by a company under the Companies Act 1956. ठीक है, so first of all, Memorandum of Association. ठीक है, this we will study. दैट इज ऑल्सो नोन बाय MOA. ठीक है, अगर शॉर्ट में कहीं मैंने MOA लिखा है तो आप समझ जाएंगे कि मैंने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के लिए ये टर्म यूज किया है. ओके, सो बेसिकली तो यार मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होता है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है. एंड ये डॉक्यूमेंट का क्या यूज़ है, दैट ये डॉक्यूमेंट बताता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन कौन सा वर्क करता है, किस फील्ड में वर्क करता है, उसका रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस क्या है. ठीक है, कौन से फील्ड में वर्क करता है, बेसिकली उसका काम क्या है. ठीक है, इसके साथ ही साथ बताता है कि उसका रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस क्या है, कि वो क्यों बनाया गया है. ठीक है, एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कुछ आपके रूल्स रेगुलेशंस एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो क्या करते हैं, कंपनी को रेगुलेट करने के लिए काम होते हैं. ठीक है, वो आपके इंटरनल अफेयर्स को भी मैनेज करते हैं, आपके एक्सटर्नल अफेयर्स को भी मैनेज करते हैं कंपनी के. ठीक है, सो इट इज़ अ डॉक्यूमेंट विच विल कंटेन्स द रूल्स रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एक्टिविटीज और ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी. ठीक है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो कंपनी को बनाने के लिए, ठीक है, उसके कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, उनकी एक्टिविटीज और ऑब्जेक्ट्स को मैनेज करने के लिए काम आते हैं. एंड द कंपनी इज गवर्न बाय इट. जो भी हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है, कंपनी उसके अकॉर्डिंग ही गवर्न की जाती है. It lays down how the company is going to be constituted and what work it shall undertake, ये मैंने पहले ही बताया. Now it is a foundation on which the structure of the company stands. ठीक है, ये क्या बताता है, बेसिकली फाउंडेशन बताता है कि कंपनी को क्यों बनाया गया है, उसका रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस क्या है. Its purpose is to enable the shareholders, creditors, and those dealing with the company to know what is the permitted range of its enterprise. ठीक है, सो ये सिर्फ हमारे कंपनी के इंफॉर्मेशन के लिए नहीं होता है. ये जो इन्फॉर्मेशन होता है, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा जाता है, वो क्या करते हैं, शेयर होल्डर्स एंड जो हमारे लिए क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, क्रेडिटर्स, उनको भी इंफॉर्मेशन देता है दैट कि कंपनी कौन से फील्ड में वर्क करती है, उसका क्या परमिटेड रेंज है, वो कहाँ कहाँ से फंड्स ले सकती है, कैसे अपने फंड्स को मैनेज कर रही है, कहाँ अपने फंड्स को लगा रही है, तो हम उस कंपनी में फंड लगाएं या न लगाएं, ये शेयर होल्डर्स को डिसीजन लेने में हेल्प करता है. ओके, now next, that company is allowed to work within the framework of it. ठीक है, बेसिकली ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम करके दे देता है, तो कंपनी जो होता है, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा है उसी के अंडर ही गवर्न होती है, फ्रेमवर्क, उसी फ्रेमवर्क में वर्क करती है. एंड आउटसाइड वर्ल्ड जो होता है वो जो भी कंपनी का स्टेट ऑफ अफेयर्स है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के थ्रू जान सकता है. नाउ इट डिफाइंस द एक्सटेंट एंड पावर ऑफ द कंपनी की कंपनी का लिमिट कहाँ तक है, वो कितना उसके पास शेयर्स है, कितना उसके पास फंड्स है, कितना उसके पास पावर है. ठीक है, जैसे हम कंपनी का नेम से ही हमको पता चल जाता है, लाइक लाइक दिस कंपनी इज पावरफुल. इसका एक्सटेंट है कि इसको हम समझ सकते हैं कि हाँ, ये कंपनी और ग्रो करेगी, आपका डाइवर्स होगी. ठीक है, जैसे लेट्स से एग्जांपल टाटा ले, रिलायंस ले, तो हमको नाम से पता चलता है दैट दिस कंपनी इज क्वाइट पावरफुल. ठीक है, इसमें अगर हम अपना अपना फंड्स, अपने शेयर्स लगाएंगे, ठीक है, हम शेयर्स परचेज करेंगे, तो कॉमन सी बात है दैट कि दिस कंपनी विल ग्रो एंड वी विल एंड दिस विल प्रोवाइड द गुड रिटर्न टू अस. ठीक है, फॉर शेयर होल्डर्स की बात कर रही हूँ. ठीक है, नाउ इफ द एक्ट ऑफ द कंपनी आर बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ MOA, सच एक्ट्स वुड बी वॉइड और वी कैन से अल्ट्रा वायर्स. ठीक है, सो अगर ऐसा कोई कंपनी ऐसा कोई एक्ट करती है, ठीक है, जो उसके लिमिट से बाहर है, ठीक है, कौन सी लिमिट, जो उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में डिफाइन किया गया है, उस लिमिट से अगर वो बाहर जाती है, तो जो भी एक्ट है वो एक्ट जो है वो वॉइड हो जाएगा और वी कैन से अल्ट्रा वायर्स हो जाएगा. ठीक है, सो अल्ट्रा वायर्स टोटल इसका जो डेफिनेशन है और हाउ द अल्ट्रा वायर्स वर्क, ये हम आगे अपकमिंग स्लाइड्स में रीड करेंगे. ओके, या डायरेक्टर्स जो होते हैं कंपनी के, ठीक है, वो क्या होते हैं, पर्सनली लायबल होते हैं कि अगर कंपनी में किसी टाइप का भी लॉस हुआ है तो उस लॉस को फुलफिल करने के लिए, उस लॉस को गुड बनाने के लिए. ठीक है, अंडरस्टूड. यस मैम. बस एक ही को समझ में आया. हम्म, हाँ जी, बस एक ही को समझ में आ रहा है, रेस्ट ऑफ द पीपल्स कहाँ है. यस मैम मैम, अंदर समझ आ गया.
कहाँ स्टार्ट करके आप लोग सो जाते हैं क्या क्लासेस में? नो मैम। नो मैम। कहाँ पे थे हम लोग? हाँ, ओके, हियर। दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की। क्या इंपॉर्टेंस है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को? बेसिकली हमने जो अभी तक रीड किया है उसी को इंपॉर्टेंस के फॉर्म में लिखा गया है, दैट इट विल डिफाइन द राइट्स एंड लाइबिलिटीज, इट विल डिफाइन द राइट्स एंड द लाइबिलिटीज ऑफ इट्स मेंबर की। उन जो भी मेंबर्स है कंपनी के, उनके पास क्या क्या उनके राइट्स है, उनकी क्या लाइबिलिटीज है, ठीक है। इट ऑल्सो शोज द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी की, कितना कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर है, कितने शेयर्स उसने इशू किए हैं, किस किस प्राइस में इशू किए हैं, ठीक है। एक शेयर्स में आपका कितना ट्रेड हो रहा है मार्केट में, ठीक है। सो दिस आर द थिंग्स विच आर मेंशन अंडर द एमओए। एंड इट ऑल्सो शोज द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी की, कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। एंड उसके साथ ही साथ उसके अदर अदर कोई ऑब्जेक्टिव्स है वो भी यहाँ क्या होते हैं, मेंशन होते हैं इन एमओए। इट स्पेसिफाइज द स्टेट इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड, कि कंपनी का कौन सा रजिस्टर्ड ऑफिस है, ठीक है। वो भी आपका क्या होता है, मेंशन होता है आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। एंड ऑल्सो शो करता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी की, कंपनी कैसे फॉर्म हुई है, ठीक है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। इट ऑल्सो स्पेसिफाइज द कंडीशन अंडर विच द कंपनी हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड, कि कौन से कंडीशन के अंदर कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करती है, ठीक है। क्या क्या बाई लॉज हैं, ठीक है, दैट इज मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच आर satisfactory for to form that company. Okay, now next is the contents of memorandum of association, ठीक है। So there are the six contents which are mentioned here under the memorandum. First one is the name clause, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में हम लोग अपकमिंग स्लाइड्स में पढ़ेंगे। here are just overview। लाइक नेम क्लॉज में क्या होता है, हम नेम ऑफ द कंपनी को डिफाइन करते हैं, उसको रजिस्टर्ड करते हैं। इसके साथ ही साथ देयर आर द कंडीशंस दैट हाउ वी कैन फॉर्मुलेट द नेम ऑफ अ कंपनी। एंड सेकंड वन दैट इज रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, और दैट इज आल्सो नोन बाय सिचुएशन क्लॉज, ठीक है। सो अंडर द रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज क्या होता है कि हमारी कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ है, उसका एड्रेस क्या कौन सा है, उसको क्या करते हैं हम लोग मेमोरेंडम में ऐड करते हैं, रजिस्टर करते हैं। और ठीक है, सो ये आपका रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज है। एंड नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्ट क्लॉज, दैट इज ऑब्जेक्टिव को शो करता है, ऑब्जेक्ट क्लॉज। सो देर आर टू ऑब्जेक्टिव्स अंडर दिस, दैट इज मेन ऑब्जेक्ट एंड अदर ऑब्जेक्ट्स। एंड नेक्स्ट है आपका लाइबिलिटी क्लॉज, ठीक है। तो ये आपका बताता है कि लाइबिलिटी किस टाइप की, कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है या कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है। नेक्स्ट फिफ्थ वन है दैट इज ऑफ कैपिटल क्लॉज। सो कैपिटल क्लॉज बताता है कितने अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल जो है कंपनी ने रेज किए हैं, उसको सेल किया है मार्केट में, ठीक है, ट्रेड किया है, वो इसमें बताया जाता है। नाउ नेक्स्ट है आपका एसोसिएशन क्लॉज की, कौन कौन से उनके मेंबर्स है, उन मेंबर्स के नेम, ठीक है। एंड उनको क्या करना पड़ता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन साइन करना पड़ता है। सो दिस आर द सिक्स मेन कंटेंट्स ऑफ योर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दैट इज नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, that is also known by situation clause. Next is object clause, liability clause, capital clause and association clause. ओके, नाउ हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे ईच ऑफ कंटेंट ऑफ योर मेमोरेंडम। सो फर्स्ट है आपका नेम क्लॉज, ठीक है। सो नेम क्लॉज क्या बताता है, बेसिकली कंपनी का नेम हम किस तरह से लाइक फॉर्मुलेट करेंगे, कंपनी का नेम कैसा होगा, ठीक है। सो ये बताया जाता है अंडर द नेम क्लॉज। सो कंपनी जो भी रजिस्टर्ड होती है वो क्या होगी, ऐसा कोई भी नेम अडॉप्ट नहीं करेगी जो अनडिजायरेबल हो, ठीक है। ऐसा कोई टर्म नहीं होना चाहिए और डेरोगेटरी हो, ठीक है, या किसी भी टाइप की जो है टेररिस्ट एक्टिविटी हो, ये सबको दिखा रही हो, ऐसा कोई किसी भी टाइप का नेम नहीं होना चाहिए। आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, लाइक ऑलरेडी कोई भी एग्जिस्टिंग कंपनी है आपके मार्केट में, उसके जैसा सेम आइडेंटिकल नेम नहीं ले सकते हैं। एंड टू नियरली रिजेंबल्स द अदर कंपनी, क्या लिखा है, नॉट टू बी रजिस्टर्ड अंडर द नेम विच इज अनडिजायरेबल, आइडेंटिकल और टू नियरली रिजेंबल्स विद द कंपनी। दिस इज डिफाइंड अंडर द सेक्शन 20, ठीक है। नेम क्लॉज जो है किसके अंदर डिफाइन है, अंडर द सेक्शन 20 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956, ठीक है। सो इट मस्ट नॉट बी मिसलीडिंग, जो नेम है कंपनी का वो मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए,
ठीक है, लाइक बोल नेम से आपका कुछ और लग रहा है एंड वो वर्क कोई और परफॉर्म करता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड द मेयर सिमिलैरिटी ऑफ अ नेम डज नॉट गिव द राइट टू इंजंक्शन। ठीक है, कि जैसे आपका जस्ट नेम से ही बस सिमिलर हो रहा है, लाइक हम प्रोनाउंसिएशन में सिमिलर कर रहे हैं बट उनकी स्पेलिंग्स डिफरेंट है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंजंक्शन मतलब होता है बेसिकली स्यू। ठीक है, सो जो कंपनी है अगर उनको लगता है कि नेम सिमिलर हो रहे हैं बट उनके स्पेलिंग्स में डिफरेंस है बट मेयरली सिमिलर है, लाइक हमको लगने में लग रहा है कि वो सिमिलर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई फर्स्ट कंपनी है वो सेकंड कंपनी को श्यू कर सकती है जस्ट फॉर मेयर सिमिलैरिटी। ठीक है, एंड द नेम एंड एड्रेस मस्ट बी प्रिंटेड और अफिक्स्ड आउटसाइड ऑफ द एवरी ऑफिस इन इंग्लिश और इन लोकल लैंग्वेज। ठीक है, जो भी कंपनी का नेम है वो एक ब्रॉड फॉर्मेट में, ठीक है, प्रॉपर फॉन्ट में, एंड उसके साथ ही साथ उसका एड्रेस, ठीक है, उसको प्रिंट करके अफिक्स करना पड़ेगा कंपनी के आउटसाइड, जो भी जहाँ पे भी बड़ा प्रेमाइस है या कंपनी का गेट है वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उसको प्रिंट करके अफिक्स करना पड़ेगा। कौन कौन सी लैंग्वेज में? इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है, एंड एनी अदर लोकल लैंग्वेज, जो भी वहाँ के वर्कर्स हैं, वहाँ के पीपल्स हैं, वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उन लैंग्वेजेस में हमको वहाँ पे एफिक्स करना पड़ेगा। नाउ इन एडवर्टेंट मिस्टेक, inadvertent mistake in the name can be changed by passing an ordinary resolution and by obtaining the written approval of the central government. So inadvertent mistake मतलब क्या होता है? Like आप formulate कर रहे थे कंपनी उस टाइम पे, आप सोच कुछ और रहे थे, और एक होता है ना बाय मिस्टेक, हमको गलती से ऐसा हो जाता है कि लाइक स्पेलिंग कुछ मिस्टेक हो गया, या फिर हमने गलती से ये नेम रख दिया, अब हमको बाद में पता चलता है कि लाइक इस नेम से ऑलरेडी कोई कंपनी है, या फिर हमको थोड़ा सा स्पेलिंग में चेंज करना है। ठीक है, सो वो जो मिस्टेक्स होती है वो हम चेंज कर सकते हैं बाय, हम अगर कोई एक ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास कर ले, एंड उसका क्या करना पड़ेगा, हमको रिटर्न अप्रूवल लेना पड़ेगा बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सो दिस आर द कंडीशंस अंडर विच क्या कर सकते हैं हम लोग, नेम डिफाइन कर सकते हैं कंपनी का कैसा होगा। कंडीशंस लिखा हुआ है कि आप कंपनी के नेम में क्या क्या चीज़ें यूज नहीं कर सकते हैं, और अगर किसी भी टाइप का मिस्टेक होता है तो आप उसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, now, next is situation clause that is also known as like registered office clause। ठीक है, सो आपकी जो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है, ठीक है, जहाँ पे से कंपनी का मेन हेड क्वार्टर है, जहाँ से आपका जो है बिजनेस कैरी आउट होगा, ठीक है, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, या फिर मेमोरेंडम ऑफ सॉरी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, सो ओनली द स्टेट इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफिस इज सिचुएटेड इज मेंशन। ठीक है, जहाँ पे आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है आपको वो मेंशन करना पड़ेगा, लाइक आपका एक सपोज हेड क्वार्टर है, मेन कंपनी का हेड ऑफिस है, इसके साथ ही साथ आपके कुछ अदर ऑफिसेज भी हैं जहाँ पे क्या करते हैं, आप प्रोडक्शन वगैरह का वर्क करते हैं, तो उनको भी वहाँ मेंशन करना पड़ेगा दैट दिस इज द हेड क्वार्टर। ठीक है, जहाँ पे यहाँ पे मेन ऑफिसेज हैं, एंड दिस आर द अदर ऑफिसेज जो अदर अदर वर्क्स के लिए यूज होते हैं। ठीक है, वो सारी चीजें आपको मेंशन करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि जो भी एड्रेस है आपकी हेड क्वार्टर का या हेड ऑफिस का, ठीक है, रजिस्टर्ड ऑफिस का, वो क्या करना पड़ेगा, उसको फाइल करना पड़ेगा विथ आरओसी, दैट इज रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी होती है। लाइक आप कंपनी को पहले अगर फॉर्म करते हैं तो उसको फॉर्म करने से पहले आपको एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। तो उस रजिस्ट्रेशन से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा कि आपका एड्रेस कौन सा है, उसको फॉर्म 18 में फिल करना पड़ेगा। एक फॉर्म 18 होता है जिसमें हम क्या करते हैं, एड्रेस फिल करते हैं, एंड उसको विद इन द 30 days ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन आपको सेंड करना पड़ेगा टू द रजिस्ट्रार। ठीक है, जो रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी होती है, जो बेसिकली कंपनीज एक्ट का जो बेसिकली बैठता है दिल्ली में, तो वहाँ पे आपको एक फॉर्म 18 फिल करना पड़ेगा, कंपनी का प्रॉपर एड्रेस लिखना पड़ेगा, लाइक दिस इज द हेड क्वार्टर एंड दिस आर द सब ऑफिसेज, ठीक है, जहाँ पे हम अदर वर्क्स के लिए यूज करते हैं। उसको आपको क्या करना पड़ेगा, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के 30 days के अंदर आपको ये सेंड करना पड़ेगा टू द रजिस्ट्रार। ओके, नाउ ठीक है, सो ऑब्जेक्ट क्लॉज जो होता है बेसिकली डिवाइड किया गया है अंडर द टू पार्ट्स, दैट इज मेन ऑब्जेक्ट है, एक आपका अदर ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है, सो मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है, लाइक कि कंपनी का इनकॉर्पोरेशन किस वजह से हुआ है, उसका रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस क्या है। ठीक है, सो वो दिखाता है आपका मेन ऑब्जेक्ट। ठीक है, मेन ऑब्जेक्ट मतलब टर्म से पता चल रहा है कि उनका मेन वर्क करने का क्या क्राइटेरिया है, कि वो क्यों बनाया गया है, किस लिए वर्क करता है, उनका इनकॉर्पोरेशन, उनका रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस। ठीक है, सो ये बताता है मेन ऑब्जेक्ट में, एंड अदर ऑब्जेक्ट्स हैं
लाइक कि आपका आपको इतना प्रोडक्शन करना है या इतना सेल करना है, इतना प्रॉफिट अर्न करना है, ठीक है। सो ये जो होते हैं आपके अदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो मेंशन होते हैं आपके मेमोरेंडम में। नाउ इट आल्सो डिटरमाइन द पर्पस एंड द कैपेसिटी ऑफ द कंपनी, हैंस कैरी ग्रेट इंपॉर्टेंस। ये क्या करता है, आपका ऑब्जेक्ट क्या करता है, ऑब्जेक्ट ही बेसिकली आपकी पर्पस बताता है, एंड ऑल्सो आपकी कंपनी की कैपेसिटी बताती है कि आपकी कंपनी की कैपेसिटी कितनी है, कि आप कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं, कितना मार्केट में सेल कर सकते हैं, कितना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। सो ये क्या है, दिस इज द डॉक्यूमेंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी शेयर होल्डर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, अनदर मेंबर जो बेसिकली अपना फंड्स कंपनी में लगाना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ अगर हम ऐसा कोई एक्ट करता है कंपनी, ठीक है, अगर कंपनी कोई ऐसा एक्ट करता है विच इज नॉट, विच इज बियॉन्ड द योर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो जो भी एक्ट है वो एक्ट जो है बेसिकली अल्ट्रा वायर्स हो जाएगा, मींस वॉइड हो जाएगा, ठीक है। एंड इवन द एंटायर बॉडी ऑफ शेयर होल्डर्स कैन नॉट रेक्टिफाई सच एक्ट, ठीक है। ऐसा कोई भी एक्ट है जो कंपनी करता है, लाइक कि उसने बोला था कि हम पर्टिकुलर ये वाला वर्क करेंगे, हमारा मिशन एंड ऑब्जेक्टिव ये है, बट वो कंपनी वो काम करना छोड़ के किसी अदर वर्क में इंडल्ज हो जाती है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो उनके मेमोरेंडम में डिफाइन नहीं किया गया है, तो वो क्या होगा, आपका पूरा एक्ट जो है वो अल्ट्रा वायर हो जाएगा, एंड इसके साथ ही साथ इट बिकम वॉइड। एंड जब भी वॉइड होगा तो आपका जो शेयर होल्डर्स जो हैं, कंपनी के जो मेन शेयर होल्डर जिनके पास शेयर होल्डिंग ज्यादा है, वो भी उस कंपनी के जो भी एक्ट है उसको रेक्टिफाई नहीं कर सकते, उसको बता नहीं सकते कि हमने ये क्यों किया, ठीक है। सो बेसिकली ये प्रॉब्लम प्रॉब्लम का सिचुएशन हो जाएगा। ना यहाँ पे जो सब्सक्राइबर्स रहते हैं कंपनी के, जैसे हम जैसे कॉमन पीपल जो होते हैं, जो कंपनी के थोड़े शेयर्स हम जब शेयर मार्केट से खरीदते हैं उनको बोलते हैं हम लोग सब्सक्राइबर्स। तो सब्सक्राइबर्स क्या करते हैं, इंजॉय कर सकते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम की, उनको कौन सा ऑब्जेक्ट चूज करना है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट क्या करेंगे, वो अपने फंड्स कंपनी में लगा सकते हैं। ओके, नाउ हमने अभी तक पढ़ा डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। तो बेसिकली होता क्या है डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, हम ये देख लेते हैं। दिस इज नॉट द कंटेंट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का कंटेंट नहीं है, बट हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, अल्ट्रा वायर्स, ठीक है। सो अल्ट्रा वायर्स को बेसिकली हमको समझना इम्पॉर्टेंट है कि ये एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। सो अल्ट्रा वायर्स मतलब होता है बेसिकली बियॉन्ड द पावर, ठीक है। आपकी जितनी डिफाइंड पावर है आप उससे बियॉन्ड जाके कोई एक्ट करेंगे, सो दैट एक्ट विल बिकम द नल एंड वॉइड, ठीक है। जो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था, वॉइड, वॉइडेबल, यस और नो। Yes, Yes, ma'am. ma'am. सो Yes, वही ma'am. है, अल्ट्रा वायर्स मतलब होता है कि आप अपने पावर के बियॉन्ड जाके कोई वर्क करोगे, तो कॉमन सी बात है, आप अपने पावर के बियॉन्ड कोई भी जाके वर्क करोगे तो वो क्या होगा, नल एंड वॉइड हो जाएगा। सो दैट इज द एक्ट डन बाय द कंपनी बियॉन्ड इट्स लीगल पावर एंड अथॉरिटी विल बिकम्स द वॉइड। Now, any act done by the company which is neither authorized by the object or nor by the act, then the act is ultra vires and the power and ultra vires the power and authority of the company। क्या बोल रहा है कि अगर हम ऐसा कोई भी एक्ट करते हैं विच इज नॉट ऑथराइज्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो हमने ऑब्जेक्ट क्लॉज पढ़ा, ठीक है, आपके लास्ट स्लाइड में, उस ऑब्जेक्ट में डिफाइन नहीं किया गया है, एंड नॉर बाय द एक्ट, यहाँ एक्ट मतलब है कंपनीज एक्ट में डिफाइन नहीं किया है गया है। सो वो एक्ट, यहाँ एक्ट मतलब है वर्क, ठीक है, सब एक्ट का मतलब अलग है, ठीक है। यहाँ एक्ट मतलब है कंपनीज एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया है, और यहाँ एक्ट मतलब है कि आपने जो वर्क किया बियॉन्ड योर लिमिट, बियॉन्ड लिमिट ऑफ अ कंपनी, सो जो एक्ट और वर्क है वो अल्ट्रा वायर्स हो जाएगा। अल्ट्रा वायर्स किसको करेगा, पावर एंड अथॉरिटी ऑफ अ कंपनी। नाउ कंपनी विल बी इन ट्रबल, ठीक है। नाउ सच एन एक्ट इज अवॉइड एंड कैन नॉट बाइंड टू द कंपनी। सो ये जो एक्ट आपने किया है जो भी गलत हो गया है या आपके पावर के बियॉन्ड है, वो क्या हो जाएगा, एक्ट वॉइड हो जाएगा, एंड वो कंपनी को बाइंड नहीं करेगा कि आपको ये एक्ट और आगे परस्यू करना है, फॉलो करना है, ठीक है। सो इट कांट बी रेटिफाइड बाय द शेयर होल्डर्स। हमने पहले ही पढ़ा कि अगर ऐसा कोई एक्ट है वो वॉइड हो जाता है एंड नॉट बाइंडिंग होता है टू द कंपनी अकॉर्डिंग टू द डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, सो विच कांट बी रेटिफाइड बाय द शेयर होल्डर्स, ठीक है। शेयर होल्डर्स किसी भी तरीके से उसको रेटिफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बट सम एक्ट्स आर देयर विच इज अल्ट्रा वायर्स, बट विच अल्ट्रा वायर्स द पावर ऑफ अ डायरेक्टर। लेकिन कुछ ऐसे एक्ट्स होते हैं जो क्या कर सकता है, बेसिकली पावर ऑफ डायरेक्टर्स के बियॉन्ड है, बट उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, रेटिफाई कर सकता है कंपनी बाय द शेयर होल्डर्स। अगर एक मीटिंग कर लें एंड उसको रेटिफाई कर ले, तब वो रेटिफाई किए जा सकते हैं। ओके, now next clause under the content of memorandum of association is the liability clause, ठीक है। so the liability clause क्या बताता है कि कंपनी
कौन से तरह से लिमिटेड है, लाइक इट इज लिमिटेड बाय शेयर्स है या कंपनी लिमिटेड बाय लाइबिलिटी है, ठीक है, वो यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। शेयर्स एंड गारंटी, कंपनी इज लिमिटेड बाय शेयर्स है या कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, यहाँ मेंशन होता है। एंड विच इज नोन टू द मेंबर्स, ठीक है, और मेंबर्स को बताना भी जरूरी है कि आपका कौन सा टाइप का लाइबिलिटी है। ओके, यहाँ लिखा है कि व्हेन द लाइबिलिटी जो होती है वो शेयर्स में होती है, तो मेंबर्स को क्या करते हैं, हम लोग कॉल करते हैं कि वो अपना जो भी अनपेड अमाउंट है उसको पे करें, ठीक है, जो भी उन्होंने शेयर्स परचेज किया है उस शेयर्स के बिहाफ में उनका जो भी अनपेड अमाउंट है उनको पे करें ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप। एंड अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होती है तो मेंबर्स को हम लोग कॉल करते हैं कि जितना भी मैक्सिमम अमाउंट है, ठीक है, टोटल जितना मैक्सिमम अमाउंट है जो उन्होंने गारंटी के बेसिस पे दिया है हमको, वो सारा अमाउंट वो पे करेंगे, ठीक है, ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी, ठीक है। एंड व्हेन द कंपनी इज लिमिटेड बाय बोथ शेयर एंड गारंटी, दोनों से बाइंडिंग लिमिटेड है, तो लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स होती है दोनों तरीके की होती है, कि उनको हम अनपेड अमाउंट ऑफ बैलेंस के लिए भी कॉल कर सकते हैं, और आइदर आइदर दे में भी कॉल टू पे फॉर अ मैक्सिमम अमाउंट जितना उन्होंने गारंटी में बोला है। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारा कैपिटल क्लॉज। सो कैपिटल क्लॉज जो होता है बेसिकली बताता है कि कितने अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल से जो कंपनी जो है रजिस्टर्ड है वो इशू कर सकती है, उनको सेल कर सकती है आपके शेयर मार्केट में, ठीक है। सो शेयर जो होता है कैपिटल क्लॉज के अंदर जो डिफाइन किया गया होता है वो होता है एक फिक्स्ड वैल्यू में, कि लाइक एक शेयर की वैल्यू हमने डिफाइन की सपोज 100 रुपीज, ठीक है, सो वहां पे डिफाइन करना पड़ेगा कि एक फिक्स्ड शेयर है उसका कितना वैल्यू हो रहा है। एंड जो हमने शेयर और अमाउंट जो हमने फिक्स किया है उसको बोलते हैं हम लोग नॉमिनल, रजिस्टर्ड और ऑथराइज्ड कैपिटल विच इज मेंशन इन योर एमओए, ठीक है। जो एमओए के अंदर जितने शेयर्स मेंशन है एंड उनका फिक्स्ड वैल्यू डिफाइन किया गया है दैट इज नोन एज अ नॉमिनल, ऑथराइज्ड और द रजिस्टर्ड कैपिटल। एंड जो भी नॉन ऑथराइज्ड कैपिटल होते हैं बियॉन्ड योर लिमिट, ठीक है, जैसे कि आपके मेमोरेंडम में जितने आपने शेयर कैपिटल बताया कि हमने इतने शेयर्स इशू किए हैं, उसके बियॉन्ड अगर आप कुछ इशू करना चाहते हैं तो वो अलाउड नहीं है। ओके, not authorized means company here is not authorized to issue the capital beyond is unauthorized capital unless the memorandum is altered, ठीक है। अगर आपको और भी शेयर्स इशू करने हैं और भी शेयर्स सेल करना है मार्केट में, तो आपको मेमोरेंडम जो है कंपनी का उसको अल्टर करना पड़ेगा, उसको चेंज करना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं अपने शेयर्स को, कंपनी के शेयर्स को टू द शेयर मार्केट। In case of unlimited company having the share capital, the liability is unlimited, ठीक है, अनलिमिटेड कंपनी है तो liability भी unlimited होगा against the creditors, and only in case of winding up हम उसको कॉल करेंगे कि अमाउंट पे करना है। एंड इन केस ऑफ गोइंग कंसर्न, liability is limited by shares subscribe, ठीक है। गोइंग कंसर्न मीन्स जो चल रहा है उस केस में क्या करेंगे, जो भी कंपनी के मेंबर्स हैं या सब्सक्राइबर्स हैं उनका लिमिटेड कितना है शेयर्स का, उनके लिए उनको हम कॉल करेंगे कि वो पे करें। ओके, नाउ नेक्स्ट है आपका एसोसिएशन क्लॉज, ठीक है। सो एसोसिएशन क्लॉज में बेसिकली बताया जाता है कि कंपनी के कौन कौन से मेंबर्स है, उनके डायरेक्टर्स कौन है, उनके शेयर होल्डर्स कौन है, उनको डिफाइन किया जाता है। तो एसोसिएशन क्लॉज जो होता है वो जो होता है बेसिकली साइन किया जाता है बाय ईच ऑफ द सब्सक्राइबर इन द प्रेजेंस ऑफ वन विटनेस, ठीक है। जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं कंपनी के वो क्या करेंगे, साइन करेंगे इस टोटल मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को विद द प्रेजेंस ऑफ वन विटनेस, ठीक है। एक आपका विटनेस इज इम्पॉर्टेंट, और वो विटनेस कोई मेंबर नहीं हो सकता या कोई अदर सब्सक्राइबर नहीं हो सकता, इन एडिशन टू मेंबर और सब्सक्राइबर किसी अदर पर्सन को बनाया जाता है विटनेस। ओके, नाउ ईच मेंबर मस्ट टेक एटलीस्ट वन शेयर, ठीक है। अगर आपको कंपनी का सब्सक्राइबर बनना है तो आपको एटलीस्ट वन शेयर बाय करना पड़ेगा सो दैट यू विल बिकम अ सब्सक्राइबर। And a subscriber cannot, after registration of the company, repudiate his liability even on the ground that he was induced to sign by misrepresentation। ये बोल रहा है कि लाइक अगर सब्सक्राइबर जो है उसने आपका एसोसिएशन क्लॉज या फिर बेसिकली मेमोरेंडम में साइन किया है, अगर उसने गलती से भी साइन किया है, ठीक है, बाय क्या कहते हैं मिस्टेक से साइन किया है और उसमें कुछ मिस रिप्रेजेंटेशन है, मीन्स कुछ गलतियां हैं, बट स्टिल वो उन जो भी लाइबिलिटीज है उनसे वो पीछे नहीं, रेप्रोडिएट मतलब उनसे पीछे हटना या उनको छोड़ देना ऐसा नहीं कर सकता, बिकॉज उसने साइन तो किया है ना अल्टीमेटली, चाहे वो गलत है या सही। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ साइन वो रीड भी कर सकता था, उसको फाइंड आउट कर सकता था कि दैट व्हाट आर द प्रॉब्लम्स। अगर उसने रीड किया उसको कोई प्रॉब्लम नहीं लगा फिर भी उसने साइन कर लिया और उसमें मिस्टेक्स निकले, तो जो भी मिस्टेक्स है उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा, उसको रिप्रोडिएट नहीं कर सकता, मीन्स उसको छोड़ नहीं सकता है। ओके, सो दिस इज द मीनिंग। नाउ जो हमारा एसोसिएशन क्लॉज होता है उसमें लिखा गया है दैट इट मस्ट बी मीन्स बेसिकली योर मेमोरेंडम इज साइन बाय एटलीस्ट 7 सब्सक्राइबर इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, ठीक है। एंड इफ इट इज अ प्राइवेट कंपनी इट मस्ट बी साइन बाय एटलीस्ट 2 सब्सक्राइबर्स।
ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एटलीस्ट 7 मेंबर्स साइन किए होने चाहिए इन केस द कंपनी इज पब्लिक कंपनी, एंड इफ इट इज अ प्राइवेट कंपनी देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 सब्सक्राइबर जिनका साइन होना चाहिए आपके मेमोरेंडम में। ओके, सो दिस कंप्लीट्स योर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ओके, नाउ आपका नेक्स्ट है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ओके, सो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को मैंने यहाँ शॉर्ट में एओए लिखा है। अगर मैंने कहीं पे एओए लिखा है सो इट्स अंडरस्टूड कि हमने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को डिनोट करने के लिए लिखा है। ठीक है, सो बेसिकली आपका जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है सो दैट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इन अ कंपनी, एंड उसको ही फॉलो करते हुए एक सेकंड डॉक्यूमेंट आता है, सेकंड इंपॉर्टेंट स्टेज में होता है, दैट इज योर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो होता है बेसिकली एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, दैट इज बायलॉज रूल्स एंड रेगुलेशन विच विल गवर्न द मैनेजमेंट ऑफ इंटरनल अफेयर्स एंड द कंडक्ट ऑफ अ बिजनेस। सो आपका मैंने जो एमओए जो होता है वो बेसिकली फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है जो क्या बताता है, रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस बताता है कि कंपनी क्यों एग्जिस्ट करती है, किस फील्ड में ऑपरेट करेगी, उसका इनकॉर्पोरेशन क्या होगा। ठीक है, बट आर्टिकल जो है वो बताता है कि आपके कौन से लॉज, कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेगा कंपनी और मैनेजमेंट सो दैट वो क्या कर सके, अपने इंटरनल अफेयर्स को एंड ऑल्सो द कंडक्ट ऑफ अ बिजनेस को मैनेज कर सके। ठीक है, इट डील्स विद द राइट्स ऑफ द मेंबर्स। सो जैसा आपका मेमोरेंडम में हो रहा था लाइक कि वो राइट्स ऑफ द मेंबर्स से डील करता था, इन द सेम वे आर्टिकल ऑल्सो डील्स विद द राइट्स ऑफ द मेंबर्स, एंड आर्टिकल्स आर सबऑर्डिनेट टू एंड कंट्रोल्ड बाय मेमोरेंडम बिकॉज मेमोरेंडम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। सो अगर मेमोरेंडम है उसी को ही फॉलो करते हुए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाया जाता है। सो आर्टिकल जो होता है बेसिकली सबऑर्डिनेट होता है मेमोरेंडम का, एंड जो कंपनी के रेगुलेशंस होते हैं, रूल्स होते हैं विच आर टू बी फॉर्म्ड एंड प्रिस्क्राइब्ड अंडर द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ओके, एंड कंपनी जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है वो आपके मेमोरेंडम एंड एसोसिएशन के बियॉन्ड नहीं होना चाहिए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बियॉन्ड नहीं होना चाहिए, बेसिकली अल्ट्रा वायर्स नहीं होना चाहिए। ओके, नाउ इट कैन बी अल्टर्ड एट एनी टाइम अकॉर्डिंग टू द विश ऑफ द मेंबर्स। ठीक है, अगर आर्टिकल में किसी भी टाइप का प्रॉब्लम हो जाता है तो उसको अल्टर किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू विश ऑफ द मेंबर, बट ऐसा नहीं कि कोई भी अनऑथराइज अल्टरेशन आप कर सको। ऐसा कोई अल्टरेशन होना चाहिए जो ऑथराइज होना चाहिए, जो नीड होना चाहिए उस आर, नीड ऑफ द आर होना चाहिए। ठीक है, नाउ इट इज अ सबऑर्डिनेट टू द एमओए, मैंने पहले ही बता दिया, एंड इट इज अंडर द फुल कंट्रोल ऑफ द मेंबर। नेक्स्ट इज members can make their regulations through the AOA and subject to the companies। ठीक है मैम, वो तो अंडरस्टूड है, पहले ही मैंने बता दिया, वो सारी चीज़ें रिपीट की गई हैं। इट कंटेन्स द रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द कंटेंट्स ऑफ एओए। ठीक है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, लाइक राइट्स ऑफ द डिफरेंट क्लासेस ऑफ योर शेयर होल्डर्स के, बेसिकली जो डिफरेंट शेयर होल्डर्स हैं उनके क्या क्या राइट्स हैं, यूज ऑफ द कॉमन सील ऑफ द कंपनी, डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर्स के कौन कौन से क्लास है, लाइक इक्विटी है, प्रेफरेंस है, एंड उनके कितने राइट्स हैं। ठीक है, उनको कितना डिविडेंड दिया जा रहा है, एंड अपॉइंटमेंट पावर, ड्यूटीज एंड सैलरीज ऑफ एमडी, बीओडी मीन्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में बीओडी लिख दिया है, एंड मैनेजर्स, सेक्रेटरी, इनका अपॉइंटमेंट कैसा करना है, इनके पावर्स कैसे डिफाइन होंगे, इनकी ड्यूटीज़ क्या होगी, इनकी सैलरीज क्या होगी, ये सब डिफाइन होता है आपके आर्टिकल में। एंड बोरोइंग पावर ऑफ अ डायरेक्टर की, डायरेक्टर्स कहाँ से बोरो करके मनी ला सकते हैं, कंपनी को वर्क, कंपनी में फंड्स अप्लाई कैसे होंगे, वोटिंग राइट्स ऑफ द मेंबर्स, बोर्ड मीटिंग प्रोसीडिंग्स कैसी चलेंगी। ठीक है, एंड वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी की वाइंडिंग अप करना है कंपनी का तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है। ठीक है, कॉल ऑन शेयर्स, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, फोर फीचर ऑफ शेयर। सो फोर फीचर मतलब होता है बेसिकली आप कंपनी के शेयर्स को जब्त कर रहे हैं या ख़त्म कर रहे हैं, लाइक वो होता है आपका फोर फीचर। या फिर किसी शेयर होल्डर ने कोई गलत काम कर दिया तो आप क्या करेंगे, उनके शेयर्स को उनसे ले लेंगे। सो दैट इज द फोर फीचर ऑफ शेयर। कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक, शेयर वारंट, अल्टरेशन ऑफ कैपिटल, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, डिविडेंड एंड रिजर्व्स। ठीक है, जो भी बेसिक जनरल इंफॉर्मेशन या जनरल कंटेंट होते हैं कंपनी के, लाइक उनके शेयर से रिलेटेड चीज़ें, उनके डिविडेंड, उनके रिजर्व्स, डायरेक्टर्स हैं आपके, एमडीज हैं, उनकी सैलरी, मीटिंग कैसी होगी, बोरोइंग कैसी होगी, फंड्स कहाँ से आएंगे, शेयर्स कैसे इशू करना है, वाइंडिंग अप कैसे होगी कंपनी के। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें जो होती हैं दैट आर मेंशन्ड अंडर योर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ओके, हैव यू अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am.